दोस्तों, राजा अफोंसो प्रथम, जिसे और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि मवेम्बा अ नजिंगा, नजिंगा मबेम्बा, फुनसु नजिंगा मवेम्बा और डॉम अफोंसो। अफोंसो का जन्म सन 1456 में कोंगो किंगडम के लुकेनी कांडा राज्य में हुआ था। अफोंसो लुकेंडी कांडा राजवंश के छठे शासक थे। अफोंसो कोंगो किंगडम के 5वें राजा नजिंगा अ नुकुवु के बेटे थे। अफोंसो के पिता एक बड़े योद्धा थे, लेकिन अफोंसो उनके जैसा नहीं था। अफोंसो के अंदर गैर जिम्मेदारी की भावनाएं थी। अफोंसो को जन्म से ही सब कुछ मिला था, इसलिए उसे किसी चीज की परेशानी नहीं थी। अफोंसो के पिता चाहते थे कि वो राज्य संभाले, लेकिन अफोंसो महल के रंगों में ही डूबा रहता था। उसे राज्य, महल और राजवंश के बारे में कोई चिंता नहीं थी। उसकी चिंताओं की वजह से अफोंसो के पिता कई बड़े धर्म गुरुओं से मिलने लगे और उनके सुझाव से अफोंसो के पिता ईसाई धर्म को अपनाने की सोचने लगे। दोस्तों, वो समय ऐसा था जब कोंगो में चीजें अचानक से बदलने लगी थी और कोंगो में पुर्तगाली लोग देखे जाने लगे थे और धीरे धीरे कोंगो पर पुर्तगालियों ने अधिकार करना शुरू कर दिया था। उसमें से कई पुर्तगाली पादरी थे जिन्होंने कोंगो के राजा के दिमाग को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया था। और अचानक एक दिन सन 1506 में अफोंसो के पिता यानी कि नजिंगा अ नुकुवु की मृत्यु हो गई। अपने पिता की मौत की खबर सुनकर अफोंसो के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और उसके पिता की मौत की खबर सुनकर कोंगो के प्रतिद्वंदी कोंगो पर कब्जा करने के लिए साजिश करने लगे। कोंगो एक वंशानुगत राजशाही के बजाय एक वैकल्पिक राजशाही था, इसलिए अफोंसो को सिंहासन की गारंटी नहीं थी। अफोंसो को राजा बनने के प्रयास में उसकी मां ने मदद की और तब जाकर वो कोंगो की राजगद्दी पर बैठा। लेकिन उसके गद्दी पर बैठने के बाद ही पुर्तगालियों ने हड़कंप मचा दिया। उनके मुताबिक अफोंसो के पिता नजिंगा ने पुर्तगालियों के साथ मिलकर ईसाई धर्म अपना लिया था, इसलिए वो कोंगो की गद्दी पर खुद का अधिकार बताते थे। अफोंसो के दिमाग में उथल पुथल मची हुई थी, क्योंकि उसमें उसकी आधी जवानी जा चुकी थी और उसे राज्य के बारे में जरा सी भी खबर नहीं थी कि उसके पिता के किसके साथ संबंध अच्छे हैं और किसके साथ संबंध खराब है। दूसरी तरफ पुर्तगालियों ने उसकी नाक में दम करके रख दिया था। सन 1506 के बाद जब उसने 1507 में गद्दी पर राज करना शुरू किया, तब उसकी उम्र काफी हो चुकी थी और उसने अपनी ये उम्र केवल और केवल अय्याशियों में बिताई थी, क्योंकि इससे पहले उसके पिता सत्ता को संभालते थे और वो महल में मौजूद लड़कियों के साथ रंगरलियों में डूबा रहता था। इसी वजह से जब उसके पिता की मौत हुई तो कई दिन तो उसे लड़कियों के ख्वाबों से निकलने में लग गए थे। अफोंसो अपने आप से अंदर ही अंदर लड़ाई कर रहा था, क्योंकि अब उसके कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी थी। तभी उसे पता चला कि पुर्तगालियों के साथ उसके खिलाफ उसका सौतेला भाई मापेंजू आ कतीमा खड़ा है। तब अफोंसो को इस बात की चिंता सताने लगी कि घर का ही आदमी अब बाहर वालों का साथ दे रहा है तो अब तो हार तय है। लेकिन अफोंसो ने हार नहीं मानी और उसने जंग का ऐलान कर दिया। अचानक से जंग का ऐलान सुनकर सबके होश उड़ गए। पुर्तगालियों को लगता था कि अफोंसो नालायक और नक्कारा है, उसे डराकर राज्य हासिल किया जा सकता है। लेकिन अब उनका पासा उन्हीं पर उल्टा पड़ गया था। पुर्तगालियों ने ना चाहते हुए भी लड़ाई की और वो लड़ाई में बुरी तरह से हार गए। ये अफोंसो की पहली लड़ाई थी और उसने पहली लड़ाई में ही पुर्तगालियों के छक्के छुड़ा दिए थे। जंग के मैदान से पुर्तगालियों के करीब 10,000 सैनिक भागे। अपनी जीत देखकर अफोंसो का आत्मविश्वास बढ़ गया था। जब सैनिक मैदान से भाग रहे थे तब उसने पुर्तगालियों के घर पर कब्जा कर लिया और पुर्तगाली लड़कियों को बंदी बना लिया। इन्हीं लड़कियों में से एक लड़की थी एंड्रिया, जिसके साथ अफोंसो को लगाव हो गया था। पुर्तगालियों को समझ आ गया था कि अब कोंगो से दुश्मनी लेना खतरे से खाली नहीं है। धीरे धीरे अफोंसो अपने पिता से भी ज्यादा खतरनाक होता जा रहा था। उसे अपनी शक्तियों और अपनी सैन्य व्यवस्था पर भरोसा नहीं था, लेकिन पुर्तगालियों से लड़ाई के बाद अब उसका खुद पर भरोसा बढ़ता चला जा रहा था। पुर्तगालियों ने काफी सोचने के बाद अफोंसो से दोस्ती का हाथ बढ़ाया और अपने धर्म के लिए प्रचार का एक प्लान बनाया। अफोंसो ने काफी सोचने के बाद पुर्तगालियों के प्रस्ताव को स्वीकार किया, लेकिन उसने 2 शर्त रखी। पहली शर्त ये थी कि वो पुर्तगाली लड़कियों को नहीं छोड़ेगा, जो कि उसने उनसे युद्ध में जीती थी, और दूसरी शर्त ये थी कि जब भी उसे दासों की जरूरत होगी तो पुर्तगाली उसे दास देंगे। पुर्तगालियों ने ये बात मान ली और दोनों के संबंध अच्छे हो गए। सन 1509 की शुरुआत में उसने ऐसा करना शुरू किया और पहले अपने महल में लड़कियों को पाला और फिर मोटी रकम के लिए पुर्तगाली लड़कियों की तस्करी बाहर के देशों में शुरू कर दी। उससे जो पैसा आता था तो उस पैसे का कुछ भाग, लगभग 10% वो पुर्तगालियों में बांटता था और 90% वो खुद रखता था।
ओफोंसो ने पूरे कोंगो को इस तरह संभाला था जिस तरह उसके पिता ने उससे उम्मीद की थी, लेकिन दूसरी तरफ वो पुर्तगाली लड़कियों का भी पूरा ख्याल रखता था और एंड्रिया नाम की पुर्तगाली लड़की से तो उसे कुछ खास लगाव था। लेकिन इतना सब होने के बाद भी उसके शरीर में जवानी की गर्मी कम नहीं हुई थी, जिसके चलते वो एंड्रिया के साथ साथ कई और लड़कियों से भी संबंध बनाता था। कुछ समय में ही उसने दास प्रथा की शुरुआत की। इसके अनुसार कोंगो अपने राज्य से जरूरतमंद राज्यों को दास प्रदान करता था। उसके बदले वो या तो जमीन लेता था या फिर लड़के लेता था और उन लड़कों को वो बाहर बेचता था। ओफोंसो का पुर्तगाल के साथ एक अजीब रिश्ता बन गया था। ये रिश्ता सन 1520 के दशक में चरम पर पहुंच गया, जब कोंगो का दास व्यापार अपने चरम पर था। पुर्तगाली व्यापारियों द्वारा ओफोंसो के कानून का उल्लंघन करने का सीधा परिणाम था कि वो किसी को भी दास बनाकर बेच सकता है। दोस्तों, ओफोंसो की देखा दाखी पुर्तगालियों ने भी एक उससे मिलता जुलता नियम बनाया और वो नियम ये था कि पुर्तगाल में कोई भी व्यक्ति अगर जुर्म करता हुआ पकड़ा गया या फिर कोई ऐसा काम करते हुए पकड़ा गया जो कि कानून के खिलाफ है तो उसे भी दास बनाकर बाहर बेच दिया जाएगा। और पुर्तगाल के इस काम पर कोंगो की सेना नजर रखती थी, जो कि पुर्तगालियों को तुरंत खरीद लेती थी और उसे सेना में शामिल कर लेती थी। यही सैनिक एक बागी के रूप में पुर्तगालियों पर हमला करने में काम आते थे। ओफोंसो अब समय के साथ चालाक भी होता जा रहा था, इसलिए वो पुर्तगालियों को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहता था और उनकी जमीन पर कोंगो का विस्तार करना चाहता था। लेकिन पुर्तगाल में हमेशा एक पूंजीप्रति ही प्रधान रहा है, जिसकी वजह से वहाँ के बड़े से बड़े और छोटे से छोटे फैसले पर व्यापारियों का मत रखा जाता था। लेकिन ओफोंसो ने एक गलती की थी। असल में वो पुर्तगालियों को कमजोर समझने लगा था, जिसकी वजह से पुर्तगालियों ने ओफोंसो को उसके जागीरदारों के माध्यम से सक्रिय रूप से नष्ट कर दिया। ओफोंसो ने सन 1520 में लिखे एक पत्र में पुर्तगालियों के प्रति बहुत अधिक चिढ़ व्यक्त की। इस पत्र में ओफोंसो ने खुले तौर पर कहा कि वो कोंगो पुर्तगाली दास व्यापार पर पूर्ण नियंत्रण रखना चाहता है। पुर्तगालियों ने इस उपाय को स्वीकार नहीं किया और स्थिति और ज्यादा बदतर होती गई। सन 1526 में इसका समाधान होने तक दास व्यापार बेरोक टोक जारी रहा। सन 1526 में ही ओफोंसो ने दास के रूप में बेचे जाने वाले किसी भी व्यक्ति की उत्पत्ति की जांच करने के लिए एक आयोग बनाया। इस आयोग के मुताबिक एक बड़ी टीम बनाई गई जो कि बाहर से आने वाले और बाहर जाने वाले हर दास को अच्छे से चेक करती थी। इस काम से एक बड़ा फायदा हुआ। असल में इससे कोंगो में होने वाले अवैध दास व्यापार को समाप्त करने में मदद मिली। कई सारे लेखों में ओफोंसो के बारे में ऐसा लिखा हुआ है कि ओफोंसो गुलामी का कट्टर विरोधी था। उसे ये गुलाम प्रथा पसंद नहीं थी। ऐसा होने के बाद भी उसने दास प्रथा की शुरुआत की। ये चीज आज भी कई इतिहासकारों को समझ नहीं आती है। कई पुर्तगाली कहते हैं कि ओफोंसो ने पुर्तगालियों की जरूरतों के लिए लड़ाई लड़ी, जबकि उसने खुद ही पुर्तगालियों को लड़ाई में हराया था। दोस्तों, इन सारी कंफ्यूजिंग चीजों से लगता है कि कुछ ऐसा है जो कि इतिहास के बारे में छिपाया गया है, या फिर इन्हें खुद ही इतिहास की पूर्ण जानकारी नहीं है। क्योंकि आप खुद ही सोचिए, शुरुआत में ओफोंसो ने युद्ध बंदियों और अपराधियों को पुर्तगालियों को दास के रूप में बेचने के लिए भेजा और बाद में उसे उसी देश से इतनी दोस्ती हो गई कि उसी के लिए लड़ाई लड़ी गई। दोस्तों, पुर्तगाली तो पूरी तरह से अपनी लड़ाई हार ही चुके थे, लेकिन पुर्तगाली व्यापारियों ने पुर्तगाल को इस युद्ध में वापसी कराई और अपनी चालाकी से ओफोंसो को ही जाल में फंसा लिया। दरअसल एंड्रिया नाम की लड़की जिसके प्यार में ओफोंसो पागल था, उसको पुर्तगालियों ने एक जासूस की तरह इस्तेमाल किया। हालांकि ओफोंसो ने उसे जल्द ही भुला दिया और ओफोंसो ने जो पुर्तगाली लड़कियां युद्ध में जीती थी उन्हीं में फंसकर रह गया और कोंगो में उसके अलावा कोई ऐसा नहीं था जो कि पुर्तगाली व्यापारियों से लोहा ले सके। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि शातिर योद्धा को या तो शराब ले डूबती है या फिर शबाब, और अगर वो इन दोनों से बच गया तो फिर उसे कोई नहीं हरा सकता है। ऐसा ही कुछ ओफोंसो के साथ हुआ था। ओफोंसो ने जब एक आयोग की स्थापना की थी तब उसे लगा था कि अब वो कुछ दिन आराम करेगा, क्योंकि उसने अपनी एक बहुत बड़ी टीम तैयार की थी और इसमें उसके भरोसेमंद वजीर और सैनिक शामिल थे। उसी के बाद ओफोंसो की हत्या का प्रयास हुआ, जिसमें वो अपनी चालाकी से बच गया था। अपने शासनकाल के दौरान ओफोंसो प्रथम ने अपनी शक्ति को मजबूत करने और पुर्तगाल के साथ स्थिति बनाए रखने के लिए अन्य वांछनीय संसाधनों का लाभ उठाया। मुख्य रूप से सोना, लोहा और तांबा। ये साधन सौदेबाजी के साधन थे, जिन्होंने ओफोंसो को पुर्तगालियों के साथ बातचीत करने की अनुमति दी, लेकिन साथ ही कुछ हद तक खुद को उनसे अलग रखने की भी अनुमति दी। अपने जीवन के अंत में ओफोंसो के घर में ही एक जंग छिड़ गई थी। असल में उसके बच्चों और पोतो पोतियों ने उत्तराधिकारी
उत्तराधिकार के लिए पैंतरेबाजी शुरू कर दी। और सन 1540 में जब उसके दुश्मनों को पता चला कि उसके घर में ही लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, तो उन्होंने भी इस चीज का फायदा उठाने की कोशिश की और इन सब में पुर्तगाली निवासी भी शामिल थे। सन 1542 के अंत में अफोंसो की मृत्यु हो गई थी। उसकी मृत्यु एक हत्या थी, क्योंकि उसकी मृत्यु एक संदिग्ध हालत में हुई थी। कई इतिहासकारों के मुताबिक उसे पैरालाइसिस हो गया था, लेकिन ऐसा नहीं था। तभी तो अफोंसो की मृत्यु को लेकर इतिहासकारों में भी मतभेद है। वैसे आपको क्या लगता है, अफोंसो की मृत्यु कैसे हुई होगी? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद।